नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। महंगाई पर चर्चा आज संसद में हुई और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी पूरी हो गई। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। स्पेक्ट्रम ऑक्शन का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट से ये क्लियरली सूचित होता है, क्लियरली संकेत मिलता है कि अब टेलीकॉम सेक्टर एक ग्रोथ फेज में एंटर करेगा। की नीलामी उम्मीद से ज्यादा सफल, सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। रिलायंस जियो ने सभी 22 सर्किल में खरीदा स्पेक्ट्रम। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले वैष्णव, अक्टूबर तक सर्विस हो जाएगी शुरू। लगातार 2 हफ्ते के हंगामे के बाद संसद में आखिर महंगाई पर चर्चा। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने बोला हमला, कहा सरकार ने बिगाड़ा आम लोगों का बजट। बाजार में बुल का जोश बरकरार, निफ्टी 15 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर बंद। ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 545 अंक चढ़ा, निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 17,340 पर बंद। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 28% बढ़ा, सरकार को मिले करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत गिरफ्तार, 4 अगस्त तक रहेंगे ईडी की कस्टडी में। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे बोले अगर राउत है बेगुनाह तो डरने की जरूरत नहीं। शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। जुलाई में अनुमान के मुताबिक रही ऑटो बिक्री, 8.5% बढ़ी मारुति की बिक्री। हेवी कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल में दिखी जोरदार डिमांड। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिला तीसरा गोल्ड। वेटलिफ्टिंग में अंचिता शेउली ने जीता स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। सात दिन चलने के बाद सरकार की 5G स्पेक्ट्रम नीलामी आज खत्म हो गई। इस नीलामी में सरकार पर धन की वर्षा हुई है। स्पेक्ट्रम नीलामी से सरकार को कुल 1,50,173 करोड़ रुपए की कमाई होगी। नीलामी में कुल 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कंपनियों ने खरीदा है। स्पेक्ट्रम खरीदने में सबसे आगे रही है रिलायंस जियो, जिसने स्पेक्ट्रम के लिए 88,078 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी पर टेलीफोन मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक सक्सेसफुल ऑप्शन, 1,50,000 करोड़ रुपया, उम्मीद से ज़्यादा। डेफिनेटली जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सेक्टर को रिफॉर्म किया है, एक क्लियर एक पॉलिसी डायरेक्शन दिया है, उससे टेलीकॉम सेक्टर अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकल के आज एक ग्रोथ फेज़ में एंटर कर रहा है। और ये जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन का रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट से ये क्लियरली सूचित होता है, क्लियरली संकेत मिलता है कि अब टेलीकॉम सेक्टर एक ग्रोथ फेज़ में एंटर करेगा। सर, कब तक कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम जो है, इसका आवंटन जो है कर दिया जाएगा? अगले 5-6 दिन के अंदर अंदर करीब काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अप्रूवल्स कंप्लीट हो जाएंगे और 10-12 अगस्त तक कंप्लीट एलोकेशन वगैरह वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। और हमें जिस तरह से ऑपरेटर्स ने भी तैयारी करके रखी हुई है, उस हिसाब से अक्टूबर में 5G सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस ऑक्शन में जितने ऑपरेटर्स के पास एरिया के गैप्स थे या फ्रीक्वेंसी के गैप्स थे, यानी मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के पास पंजाब का कोई एरिया है जिसके अंदर ढंग से स्पेक्ट्रम नहीं है, या यूपी का कोई एरिया है जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम अवेलेबल नहीं था, इस ऑक्शन में सभी ने अपने अपने गैप को भी कवर किया है, तो उससे क्वालिटी ऑफ सर्विस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। फिर सर, आपने बात की कि स्टैक जो है इंडिया डेवलपमेंट कर रही है, तो वो भी देख सकते हैं कि इंडियन जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा एक आप सबको जब बताते हुए मुझे खुशी होती है, अभी हाल ही में मुंबई में जितने स्टार्टअप्स थे, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, वो सब के सब जुड़े। इतनी अच्छी क्वालिटी के 5G और 4G के इक्विपमेंट भारत में बनने लगे हैं। ये PLI स्कीम और प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का विज़न है, डिज़ाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया का विज़न है, ये उसका परिणाम है कि हमारे देश से अच्छे टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स बाहर निकलेंगे। देश में तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ वो ज़रूर एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। और C.DOT का जो 4G का टेक्नोलॉजी स्टैक है, वो इतना रगेड और इतना अच्छा बना है, उसी के ऊपर 5G का जो नॉन स्टैंड अलोन
कोर नेटवर्क है वो करीब करीब तैयार हो गया है। अगस्त के एंड तक नॉन स्टैंड अलोन 5G कोर भी रेडी होगा C.DOT का, और इस दिसंबर के एंड तक उसकी कंप्लीट रिकॉग्नाइजेशन टेस्टिंग कंप्लीट होगी। अगले साल के मिडिल तक 5G भारत में बना हुआ कोर रेडियो नेटवर्क भी अवेलेबल होगा, जिसको हम BSNL में लगाएंगे। BSNL की जर्नी जो 2G 3G में बहुत धीरे रही, अब 4G से 5G, 4G में आना और 4G से 5G में जाना वो बहुत तेज़ी से होगा। सर आखिरी सवाल, पूरे देश में हम 5G सर्विसेज कब तक देख सकते हैं? शुरुआत तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगी, लेकिन पूरे देश में कब तक लगेगा आपको? आपने जैसे अभी स्पेक्ट्रम का कंप्लीट डिटेल देखा, जिस तरह से स्पेक्ट्रम सारे के सारे बैंड्स में, सारे के सारे LSAs में लिया गया है, उससे पूरी उम्मीद बनती है कि देश में अगले 2 से 2.5 साल के बीच में एक सिग्निफिकेंट कवरेज 5G की रहेगी। सबसे बड़े इसके जो एप्लीकेशंस और यूज़ केसेस आएंगे वो हेल्थ केयर में और एजुकेशन में होंगे। और स्पेक्ट्रम नीलामी में रिलायंस जियो ने बढ़ चढ़कर बोली लगाई है। खुद टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का मानना है कि इससे पूरा देश कवर होगा और 5G के फायदे आम लोगों तक पहुंचेंगे। Reliance Jio has taken in all 22 circles 10 megahertz each. The importance of 700 megahertz is that globally 5G ecosystem in 700 megahertz is very well developed. 700 megahertz is a large range. It is a very good range. 6-7 किलोमीटर, समटाइम्स इवन 10 किलोमीटर्स तक किसकी रेंज रहती है। 5 किलोमीटर तो हमेशा रहती है। सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड बेस कवरेज। अगर 5G की बेस कवरेज अगर देखनी है तो वो 700 मेगाहर्ट्ज से मैक्सिमम आएगी। दैट मीन्स टुडे इट इज़ पॉसिबल टू कवर द एंटायर कंट्री विद 5G सर्विसेज यूजिंग द 700 मेगाहर्ट्ज बैंड। और अब सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता असीम हमसे जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए, रिलायंस जियो ने जिस तरीके से सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम लिया है, तो क्या है एक्सपेंशन प्लान कंपनी का 5G में? देखिए, कंपनी ने 5 स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर करीबन 88,000 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम जो है वो लिया है। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी ने 700 मेगाहर्ट्ज में जो कि 5G स्पेक्ट्रम का प्रीमियम बैंड है, उसके अंदर पूरे देश के अंदर स्पेक्ट्रम जो है वो लिया है। जैसे कि अभी टेलीकॉम मंत्री ये बता रहे थे कि इस स्पेक्ट्रम की रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है, इससे कवरेज आप जो है बहुत जल्दी जो है आप प्रोवाइड करा सकते हैं और बहुत अच्छी कवरेज जो है वो भी दे सकते हैं। तो अभी कंपनी जो है उसका इरादा साफ दिखाई दे रहा है कि उसने पूरे देश में अगर पैन इंडिया स्पेक्ट्रम लिया है तो कंपनी जो है बहुत जल्दी पैन इंडिया सर्विसेज देने की तैयारी जो है इसके साथ जो है कर रही है, क्योंकि ये बहुत प्रीमियम स्पेक्ट्रम है। तो कंपनियों को बहुत कम इसमें टावर जो है वो लगाने पड़ेंगे, इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो अच्छी सर्विसेज जो है कंपनी इसके जरिए जो है वो दे पाएगी। तो ये कंपनी का प्लान है। बाकी अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड में कंपनी ने और भी स्पेक्ट्रम लिया है। मिड बैंड में 3300 गीगाहर्ट्ज में उसने स्पेक्ट्रम लिया है, 2600 गीगाहर्ट्ज में उसने स्पेक्ट्रम जो है वो लिया। तो ये सारे स्पेक्ट्रम एक वास्ट कवरेज जो है रिलायंस जियो के कस्टमर्स को जो है वो देगा। तो जल्दी सरकार इन स्पेक्ट्रम्स को अलॉट जो है 10 अगस्त से पहले जो है वो कर देगी, और उसके बाद जो है कंपनी अपनी सर्विसेज की शुरुआत सितंबर से अक्टूबर में जो है कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। तो ये थी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की बात। और अब चलते हैं संसद में, जहां महंगाई को लेकर विपक्ष बहुत दिनों से हंगामा कर रहा था और लगातार चर्चा कराने की मांग कर रहा था। तो आज इस पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार ने सब कुछ महंगा कर दिया है और किचन का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं टीएमसी ने कहा कि सरकार हमें कच्चा खाना खाने के लिए मजबूर कर रही है। सुनिए संसद में बहस के अंश। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है, और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर,
पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा, पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं, उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। Payment made towards oil bonds from the revenue collected is 3.4%. 3.4%. So therefore, please do not keep telling us that oil prices are going up because we have to service oil bonds. तो जब चल रही थी तो महाराष्ट्र की तब की महाविकास आघाड़ी सरकार ने इन्हें ऑन रिकॉर्ड खत लिखा था कि ये सब मत करिए। तो जीएसटी काउंसिल का हमें मत बताइए कि महाराष्ट्र सरकार ने भी सपोर्ट किया था सभा, और ये कभी वोटिंग लेते हैं? बहुत सारी चीजें मैंने पिछली बार भी माननीय वित्त मंत्री से पूछा था कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऐसी है कि या नहीं भी ऑन रिकॉर्ड वो हाँ या ना में जवाब दे कि आप सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में जो पास। हाँ सर, आप है इसीलिए मैं उसके ऊपर चिंता नहीं करें। आप उनको परमिशन मत दो कि वो विधान पैदा करें। Sir, let us please be in this house looking at India today compared to what is happening in the rest of the world. Just 2 or 3 highlights will tell you where India is compared to the rest of the world, and why should we have to compare with the rest of the world? Because whether it was in 2008 or usse pehle, we've never seen a calamity of this kind, a pandemic of this kind, and coming out of the pandemic, even as all of us were trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that everybody, members of parliament and also state governments, have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for this kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they've downgraded the global growth, when they have reassessed saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse, it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that the way in which global value chains have hit us. But in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. I think माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आप सब ने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुनें।
सबको बता दिया। माननीय मंत्री जी। So, globally, when the situation is really like this, and every agency after agency is assessing the situation by country and repeatedly in their assessment, India has remained the highest. I think this House, irrespective of the party differences, will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. People are dying, farmers are committing suicide. How can we be proud? And it is exactly this, sir. It is exactly this which I'm trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying this country is suffering like that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves rather than, excuse me, ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker, sir. Why are you getting so excited, madam? Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this house tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. So, sir, it's important for us to, for all the members, through you, I would like to say, I'm quite convinced of every input given, and I think it's my duty to respond. But even before hearing me, if there's mockery, I will take it definitely seriously to reply those who like to mock rather than hear. So I would seek your indulgence on that. Sir. Sir, this is why I want to say this to you. When there can be interruptions which are serious, and when there are mocking tone coming from there, I reserve my right as a member of this House to reply to those. And if that is treated as dumpty, what should be the first one which comes? Treated as mocking or dumpty? Then she is not a member of the House. Oh, thank you. Otherwise, I wouldn't be. All right, in that house or this house. Dada, you're always very keen on coming up with things which are not so relevant for the conversation. एक मिनट, मैं सभी माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि आप बैठे बैठे टिप्पणी न करें, और माननीय मंत्री जी इनकी बेटी टिप्पणी को आप सुने नहीं क्योंकि कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, और ये मैं अपेक्षा करूंगा बेटे बेटे को टिप्पणी न करें, नहीं तो मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। I'm not a member of this House, but with your permission, I'm here because I have to reply, sir. So the senior member, Saugata Roy, should probably take that into his, system. Oh, dear, thank you, thank you. Please recall your glorious days when you were trying to talk to me about onions, na? Recall those days, because you always had that approach to women in the House. Sir. आप बोलिए ना, आप बेटे बेटे टिप्पणी मत सुनिए आप कोई। सर,
So the GDP of the US fell 0.9% in the second quarter, following a 1.6 decline in the first quarter, marking a start of what they call themselves an unofficial recession. There were some members who were saying, even Adilji mentioned, are we going into a stagflation? And will the finance minister please reply? I will first of all start with the last speaker, but the leader of the opposition here. There is no question of India getting into recession or stagflation. Adilji, you please be assured there is no question of us getting into either a stagflation or, like the US, they may say technical recession, whatever. Please. Mani Sadash, please. No. Sir, it is not just me, sir. No. A Bloomberg survey, which was done by economists, sir, has said that zero probability of India slipping into recession. So it's not just me saying, there is zero probability of India slipping into recession, even though there are several major economies who are in substantial risky positions of getting into recession. So again, because we are comparing, I start with comparing things which are happening globally and also position myself in telling about India. Bank and bank's health are equally important for looking at the economy and its situation at any point in time. Compared globally, 4,000 banks in China are reportedly on the verge of going bankrupt. I want that to be taken cognizance of by the honorable members. In India, the gross non-performing assets, the NPAs, of scheduled commercial banks has hit a 6-year low of 5.9% in FY22. So China, 4,000 odd banks are on the verge of going bankrupt and our NPAs are improving. Sir, again on government debt. Government debt is one of the important criteria with which you measure the economy. The debt to GDP ratio of many countries are in triple digits. And that includes Japan, Greece, Italy, Bhutan, Singapore, US, Portugal, Spain, France, Sri Lanka, and Canada. Whereas the central governments very consciously has controlled its debt, and it is at 56.29% of the GDP at the end of 21-22, compared to 59.9% pegged in the revised estimates for that year. So even from the revised estimates, we have brought it further down. So even when comparing the general government debt, which means the center and the states, India is in a far better position than its peers. According to the IMF data, it's not me saying it, with a general debt to GDP ratio of 86.9, which includes both center and states. So I just want to draw the attention of members. So globally, if the situation is pandemic, Russia, waves, second wave, third wave, and the Ukraine conflict and the disruption in the supply chain, if globally each country is in this situation, India's position, I've just given you some few comparisons. Today, sir, this morning, we have announced the GST collection for the entire month of July. July 22, we have garnered the second highest level ever since the introduction of the GST, which is 1.49 lakh crores, second highest. And compared to the last year,
This is one of the highest amounts. This year in April, you may be aware, I'd like to gently remind, in April 2022, it was 1.67 lakh crores, which was the highest reached. Now we've got in July 22, the second largest, which is 1.49. This is the 5th consecutive month that collections have been above 1.4 lakh crores. GST collections have been above 1.4 lakh crores consecutively for 5 full months. So the Manufacturing Purchasing Managers Index, which has also come out only in the morning, I think, and it is at 8 months highest number of 56.4 for July. So the trend for output and new orders are strengthening, so the economy is really getting even more robust. The